हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान। और मैं हूं बेटा आपका सत्येंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सॉइल साइंस में आता है, उसका नाम है सॉइल इरोजन। हिंदी में बेटा उसे कहते हैं मृदा क्षरण। हम कई नाम से जानते हैं, आप मृदा क्षरण के नाम से जानते हैं, कोई मृदा कटाव जानता है, कोई मृदा ह्रास के नाम से जानता है, अंग्रेजी में से बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो आज इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सॉइल में से अगर सॉइल में से 3 क्वेश्चन आने हैं किसी एग्जाम में, या सॉइल में से 4 प्रश्न आने हैं, तो उन 3 या 4 में से मिनिमम 1 प्रश्न तो इससे आ ही जाएगा। जब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो क्यों ना इसे समझ लिया अच्छी तरह से। आप बस कुछ मत करना, पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को कंप्लीटली देख लेना। आपको इसके बाद कभी पढ़ने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा हम बात करने वाले हैं, यहाँ मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं मृदा क्षरण के बारे में। ठीक है, इसे बहुत से नाम से जानते हैं, मृदा क्षरण कह सकते हैं, अंग्रेजी में बेटा इसे बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, हम इसको मृदा कटाव के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी किताब में आप इस नाम से भी जानेंगे, मृदा अपरदन भी कहते हैं इसको। अब आपने किसी नाम से सुना होगा, हो सकता है। और सोचो अगर मैं ये नाम बता दूं, बाकी नाम नहीं बताऊं, अगर पेपर में आ जाए तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो जा रही है, सर ने पढ़ाया पर ये नहीं पढ़ाया। बेटा ये सबको एक ही बात है, सबको ही एक तरह से ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, कोई भी चीज़ आ जाए बात एक ही है। ठीक है, ये हम इसे मृदा ह्रास भी कह सकते हैं, हम इसे मृदा की हानि भी कह सकते हैं, हम कई नामों से इसे जानते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये आ रहा है कि सर ये तो अब ठीक है, आप बताना चाह रहे हैं कि माने सब एक ही बात है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वन थिंग। अब इसका मतलब ऐसा होता क्या, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन, माने मृदा क्षरण किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या है। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ बेटा, इन शॉर्ट में, तो भैया मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना या बह जाना या स्थानांतरित हो जाना, इसे कहते हैं मृदा क्षरण। बस मेन शब्द मैंने यहाँ ये बोला है, मृदा की ऊपरी, निचली नहीं बेटा, कौन सी परत का, ऊपरी। और ऊपरी परत बेटा कैसी होती है, उपजाऊ। तो मैंने यहाँ बोल दिया उपजाऊ। अब मैंने सही सेंटेंस यूज किया है, ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना। इसलिए मैंने बोला अपने स्थान से, जरूरी नहीं है कि आप कहो कि अन्य खेत में जाना, रोड पे बह जाना या खत्म हो जाना, ऐसा नहीं है। सिंपल शॉर्ट की बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो ऊपरी उपजाऊ जो मिट्टी है उसका अपने स्थान से हट जाना, दिस इज ए सॉइल इरोजन। ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना या बह जाना, इसे बोलते हैं सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण। तो बेटा ये तो इसकी हुई डेफिनेशन, ये भैया इसकी हुई परिभाषा, और ये है मृदा की सबसे बड़ी समस्या। अगर मृदा कटाव ज़्यादा हो रहा है तो समझें आपकी फसल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, और वो कैसे पड़ेगा उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये बोल रहे हैं मृदा क्षरण क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं मृदा क्षरण माने क्या था, वो देख लिया कि ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना। अब अपने स्थान से हट जाने के लिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो कि सर ये प्राकृतिक तरीके से हो रहा हो, इस तरीके को बेटा हम बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं नेचुरल, हम इसे बोल सकते हैं जियोलॉजिकल, हम इसे बोल सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, कई नाम से जानते हैं। चलो मैं लिखा नहीं, अगर सब नाम लिखता चलूंगा तो फिर बहुत बल्क में हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब बस सुन लो, नेचुरल कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं इसको, इसे जियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। और बेटा एक होता है कृत्रिम, और कृत्रिम माने आप जानते हैं आर्टिफिशियल, राइट। जो बच्चे बाइलिंगुअल हैं
जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ वो इतना करें, बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। मैं हर टर्म का इंग्लिश वर्ड बोलते हुए चलूँगा। बेटा पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़ के बारे में हर शब्द को 2-2 बार लिखना, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा, हो तो सकता है करूँगा तो 2-3 बार मुझे हटा के नया लिखना पड़ेगा, प्लस आपका क्लास लेंदी हो जाएगा। जब आप इतना कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में आने लगे तो लैंग्वेज डजंट मैटर, कोई भाषा से किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बस आप उसको अगर समझ गए हैं तो, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। फिर भी जिसको अगर दिक्कत ज़्यादा आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ये लेक्चर पूरा इंग्लिश में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कोशिश करें आपको ऐसा दोबारा डबल मैथ ना करनी पड़े, ठीक है, मुझे भी ना करनी पड़े। तो सॉइल इरोजन क्या है, ये 2 टाइप का होता है, एक तो प्राकृतिक होता है, एक होता है आर्टिफिशियल माने कृत्रिम। बेटा कृत्रिम को बोलते हैं मानव द्वारा, हम इसको मैनमेड बोल सकते हैं, सिंथेटिक बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। माने ये कृत्रिम क्षण किसके द्वारा होगा बेटा, मेनली ये होगा मानव द्वारा, माने मैन मेड, आदमी द्वारा। नेचुरल किस द्वारा हो सकता है, कई तरीके से होता है, अभी बताएंगे। वायु द्वारा, जल द्वारा, भूस्खलन द्वारा, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, ये कई टाइप हो सकते हैं। नेचुरल चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। अगर मानव द्वारा हो रहा है, खनन किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, रोड मार्ग बनाई जा रही हैं, या हम बड़ी अन्य काम कर रहे हैं, तो ये किस काम में आएगा, आर्टिफिशियल। पर सोचिए हम कितना काम करते होंगे, हम कितना बड़ा, इतना हमारा इंडिया का जो हमारा जो आकृति, हमारा जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर। अब इतने बड़े क्षेत्रफल में हम काम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बेटा 2 प्रकार से होता है क्षण, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर किससे होता है, तो मैं डबल टिक किए दे रहा हूँ। डबल टिक का मतलब आप समझ जाना, सर्वाधिक नुकसान होता है प्राकृतिक से। कंपेयर करूँ मैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल में, तो ज़्यादा मिट्टी की हानि होती है बेटा किससे, नेचुरल से, माने प्राकृतिक क्षरण से। अब मानव द्वारा मैंने कई बोला, माइनिंग करना या उत्खनन करना या बांध बनाना, या अपने आप देखते होंगे कितना हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगल हटा रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, इससे क्या हो रहा, मतलब क्षण बढ़ रहा है। तो जंगल हटाना, काटना, वेजिटेशंस कम करना, हरी खाद यूज़ कम करना, जो काम किए जा रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल यूज़ करते रहना, हम करते रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। ज़्यादातर मिट्टी का नुकसान होता है बेटा किससे, हमारा प्राकृतिक से, ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि नेचुरल जो क्षण है वो कितने प्रकार का है। हम बात कर रहे हैं ये 2 प्रकार का है। एक होता है जल द्वारा, हालांकि हो तो बहुत तरीके से हो सकता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूकंप, भूस्खलन, भूकंप आदि, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं 2 द्वारा होता है। एक होता है जल द्वारा, तो जल द्वारा होने वाली क्षण को बोलते हैं जल क्षण। एक होता है वायु द्वारा, तो वायु द्वारा होने वाले क्षण को हम बोलते हैं वायु क्षरण। तो यहाँ 2 प्रकार का हमने बेटा देखा, हमें से बोलते हैं वाटर इरोजन, हमें से बोलते हैं एयर इरोजन। पर बस आप कैसे बोलेंगे, ऐसा क्षरण यदि मृदा क्षरण जल द्वारा हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं बेटा जल क्षरण, सिंपल सी बात है। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको वाटर इरोजन। और बेटा अगर ऐसा क्षरण जो मृदा क्षरण जो वायु द्वारा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एयर इरोजन या वायु क्षरण, एक ही बात है, ठीक है। हम कैसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने देखा जल क्षरण और वायु क्षरण। अब आपका प्रश्न ये आ गया सर, जैसे आपने ये बोला था कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में मेनली जो हार्म होता है, नुकसान होता है मिट्टी का, वो होता है नेचुरल द्वारा, प्राकृतिक द्वारा। अब इसमें भी 2 प्रकार के हैं। अब इनमें भी किससे होगा, तो मैं डबल टिक किए दे रहा हूँ जल द्वारा। ये आप जो एग्जाम देंगे, स्टेट वाला एग्जाम देंगे, उसमें तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि बताइए मृदा क्षरण सर्वाधिक किसके द्वारा होता है। तो पहले आप टिक करना ये, अगर ऑप्शन ऐसे में बेटा दिए होते हैं नेचुरल के आर्टिफिशियल, तो इसमें टिक करेंगे ना। अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं दिए, ऑप्शन में ऐसे दिए जल द्वारा की वायु द्वारा, तो टिक करेंगे जल द्वारा। भाई जैसा प्रश्न के ऑप्शन होते हैं हम वही टिक करके आएंगे। जी नहीं हो आपने ये याद कर लिया और फिर आप बोल रहा है नेचुरल लगाएं कि ये लगाएं, भैया ऐसा पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये ऑप्शन देगा तो ये ऑप्शन देगा, तो इसी टाइप के 2 ऑप्शन और बढ़ा देगा,
ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो आप देखें नेचुरल में भी सबसे ज़्यादा मृदा की हानि होती किसके द्वारा, जल द्वारा। परिभाषा कैसे बोलेंगे, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वाटर इरोजन, आप कैसे बोलेंगे, जल क्षरण की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे कि यदि मृदा क्षरण जल द्वारा हो रहा है तो ऐसे क्षरण को हम कहेंगे जल क्षरण, ठीक है। इसे कैसे बोलेंगे, यदि मृदा क्षरण वायु द्वारा हो रहा है तो इसे बोल देंगे वायु क्षरण या एयर इरोजन। अब बात फिर से टेंशन कि सर जल द्वारा हानि को बोलते हैं जल क्षरण, ठीक है, ये होती कैसे, कितने प्रकार की होती है, कोई स्टेप तो होंगे, बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे ही बरसात, वो भी कौन से जल द्वारा मेनली बात होती है यहाँ पे, बरसात के पानी से, बरसाती जल से, वर्षा जल से, यहाँ ये वर्ड और जोड़ देंगे तो डेफिनेशन और अच्छी हो जाएगी, बरसात के पानी से, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसी ही वर्षा की कुछ बूंदें गिरी या जैसी ही वर्षा हुई, वर्षा होते ही सॉइल इरोजन हो गया, नहीं ना, स्टेप होगा, पहले कम फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा। अब ये स्टेप कैसे होंगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए इनमें से द्वितीय चरण कौन सा है जल क्षरण का, या इनमें से ये चरण जल क्षरण का है कि नहीं, या 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें कौन सा स्टेप वायु क्षरण का है, तो दोनों के आपको स्टेप याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे पहली बात कर रहे हैं जल क्षरण की, चलो यहाँ की बात पहले कर लेते हैं। तो बेटा जल द्वारा होने वाले क्षरण 5 हैं, कई बार 6 भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो स्टेप मिलेगा वो आपको मिलेगा अपस्फुटन, राइट बेटा, पहला क्या देखो, अपस्फुटन पहला चरण है जल द्वारा होने वाली हानि का। अब इसमें भी 2 प्रकार के आपको टाइप मिल सकते हैं। पहला आपको मिल सकता है कि भैया अपस्फुटन दैट इज राइट, पहला स्टेप है जल द्वारा होने वाली हानि का। अब ऐसा भी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बरसात के जैसी बूंद पहली मिट्टी में गिरी तो गिरती ऐसा तो होगा नहीं कि वो मिट्टी अपने स्थान से हमेशा ही हट जाएगी। पहली बार क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, थोड़ा बूंद पानी की गिरते ही जमीन के जो छोटे छोटे महीन कण हैं केवल वो क्या होंगे, पहले वो क्या होंगे, केवल अपने स्थान से हट जाएंगे। पहले थोड़ा सा टच होगा, सॉइल जो पार्टिकल वो लूज होगा, होते ही वो अपने स्थान से हट जाएगा। माने इसे बोलते हैं कणों का तितर बितर होना। अभी मिट्टी बही नहीं है, अभी केवल इतना हो रहा है बरसात के पानी से कणों का अपने स्थान से बगल अगल में जाना, माने तितर बितर हो जाना, ठीक है। अब देखना जैसी लूज होना, जैसी बरसात की बूंद पड़ती है तो पहली स्टेप को बोलते हैं अपन विक्षेपण, इसे बेटा बोलते हैं अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। और जैसे विक्षेपण होता है वैसे ही कण क्या होते हैं, जब मिट्टी के जो कण होते हैं बेटा वो क्या होने लगते हैं, कण तितर वितर हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो बताइए। अभी अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, खास नहीं देखा, सिंपल चीज देखी है। अपस्फुटन जल द्वारा होने वाली हानि की पहली स्टेप है, पहला चरण है। इसमें कण पहले डिस्पर्सन होंगे, माने विक्षेपित होंगे, विक्षेपण होंगे, उसके बाद कण का तितर बितर हो जाना, माने अपने स्थान से हटेंगे। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा परतदार क्षरण। कौन सा बेटा, परतदार क्षरण, अंग्रेजी में से बोलते हैं सीट इरोजन। परत को बोलते हैं सीट, तो हम इसे बोलते हैं सीट इरोजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सीट इरोजन। और ध्यान रखना इसका बहुत अच्छा नाम है, इसका एक नाम और है इनविजिबल इरोजन। इनविजिबल माने अदृश्य क्षरण। कौन सा बेटा, अदृश्य क्षरण। अब 2 प्रश्न मेरे पास आ रहा है, इसे सीट क्यों बोला, इसे अदृश्य क्यों बोला, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, देखिएगा, पहले जैसे ये पहला स्टेप होता है, जैसी मिट्टी जल द्वारा होने वाली हानि का सेकंड स्टेप आता है, तो होता यूँ है मिट्टी की जो ऊपरी परत है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस परतदार क्षरण को सीट इरोजन या अदृश्य क्षरण क्यों कहते हैं। अब सुनिएगा, पहली बात तो जैसे ही बरसात की बूंदें गिरती हैं तो पक्की स्वाभाविक बात है मिट्टी पहले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो अपस्फुटन हो रहा है। वैसे ही अपस्फुटन के बाद वर्षा का पानी बहता रहे तो होता क्या है, उसके बाद जैसे ही पानी का थोड़ी मात्रा बढ़ती है तो पानी के साथ साथ मिट्टी की ऊपरी सतह, यूँ कहें मिट्टी के ऊपरी कण पानी के साथ पतली सीट के रूप में, परत के रूप में बहने लगते हैं। चूंकि हमको दिखाई देती नहीं है कि पतली पतली सीट्स के रूप में मिट्टी बहने लगती है पानी के साथ, चूंकि हमको दिखाई नहीं देता इसलिए नाम उसे बोल देते हैं अदृश्य क्षरण, ध्यान रखें। और सीट क्यों बोल देते हैं, कि पतली पतली सीट के रूप में बहती है तो नाम हुआ सीट इरोजन।
शीट माने परत एक ही बात है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ खेती करने के लिए या फिर अरेवल भूमि में या फसल उत्पादन हेतु क्या ये क्षण नुकसानदायक है या नहीं। आपके लिए तो क्या लग रहा है, पतली पतली सीट में मिट्टी बह रही है बस, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा भैया, सबसे हानिकारक अवस्था यही है। जैसे कि आप इनमें बोले सबसे हानिकारक कौन होती है, प्राकृतिक। आपने बोला प्राकृतिक में भी कौन सी हानिकारक होती है, आपने जल द्वारा, और जल द्वारा होने वाली में भी सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी भैया, वो है कौन सी, परतदार। अब ऐसा क्यों, उसको और सुन लीजिएगा, क्योंकि सभी जानते हैं डेफिनेशन में आप ये बोल के चले ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना। हमें बस ऊपरी उपजाऊ परत को ही मैनेज करना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। हम पढ़े हैं सॉइल प्रोफाइल। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली हो तो इसके पहले क्लास हो चुकी है, उसका नाम था जनरल सॉइल साइंस। उसमें हम पढ़ा है कि आपको सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो सॉइल प्रोफाइल में आप देखेंगे ऊपरी परत में ए संस्तर में, ओ संस्तर में खनिज पदार्थ की मात्रा, जैव पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आप यूँ समझें कि हम जब खेत में जाते हैं, यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर या जो भी कुछ है कहाँ डाल के आते हैं, ज़मीन की ऊपरी सतह पर। तो ऊपरी सतह में तो तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, और पानी के साथ वो थोड़ा नीचे जाते हैं, जड़ के द्वारा पौधा ले लेता है। अगर वो ज़्यादा नीचे गया तो दिक्कत, तो इतना ज़्यादा नीचे जाते नहीं नीचे। हालांकि मिट्टी में तत्व तो बहुत पाए जाते हैं, पर ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं ऊपर। जितना नीचे जाते जाएंगे वो तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते, या यूँ कहें पौधों से ले ही नहीं पाते। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ऊपरी परत का, जो एक फर्टाइल सॉइल का, एक उत्पादक मृदा का ऊपरी परत का बह जाना, जब भैया ऊपरी परत जो उपजाऊ परत ही बह जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं ठीक है मिट्टी का एरोजन ज़्यादा नहीं हुआ। मैं मिट्टी की बात नहीं कर रहा, पर फसल उत्पादन हेतु या फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बेटा कौन सा हो गया, पर्दा क्षरण। चूंकि हमें दिखता नहीं तो बोल दिए अदृश्य क्षरण, तो मैं क्या लिख दूं, सबसे हानिकारक। मैं यहाँ लिख दूं, शॉर्ट में समझ जाएंगे ना, उल्टा सीधा मत कर देना, जगह नहीं मेरे पास, तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे हानिकारक जो स्टेप है वो कौन सा है बेटा, वो है अपना कौन सा, परतदार क्षरण। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप है क्षुद्र नालिका। क्षुद्र नालिका। चौथा स्टेप है अवनालिका, और पांचवा स्टेप है सरता तीर। राइट बेटा, अब कई बार क्या होता है, ये नाम हिंदी में कम आते हैं आजकल, कई बार इसको बोलते हैं रिले या रिल भी बोल सकते हैं, रिल इरोजन, ठीक है। मैं लिख दूँ इरोजन शॉर्ट में, आप समझ जाना, ठीक है। अवनालिका माने बेटा गली इरोजन, ठीक है। दिस इज ए गली इरोजन, शॉर्ट में लिख दिया ERO, समझ जाएंगे ना, ठीक है। और दिस इज ए फ्लड, फ्लड माने बाढ़ बोल सकते हैं, पानी का बहाव बोल सकते हैं, प्रचंड पानी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखो आपने पहले स्टेप देखा ये अपस्फुटन, फिर आप आए इस पे, आपने इसमें क्या देखा कि मिट्टी की ऊपरी पतली पतली सतहों के में मिट्टी बह जाती पानी के साथ। उसके बाद जैसे तीसरे स्टेप में आ रहा है, जैसे ही पानी और बरसता रहा तो क्या होगा मालूम, अभी तो क्या हो रहा था, सीट्स जो है, मिट्टी जो है पतली पतली सीट में बह रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो बल्कि मिट्टी में जगह बना लेगा। आपने देखा होगा कच्चे मकान में या मिट्टी में कभी पानी जब बरसता रहता है तो अपना वो शेप बना लेता है, जहाँ से गुजरता अपना जगह बना लेता है। तो हमारे तीसरे स्टेप में क्या होगा, मिट्टी कटाव ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, और इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें छोटी छोटी उंगली नुमा रचनाएँ बनने लग जाएंगी, छोटी छोटी धारनुमा रचनाएँ बनने लग जाएंगी। और चौथे स्टेप में आ जाए, इसे बोलते हैं गली इरोजन, इसे बोलते हैं अवनालिका। इसमें वो स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे ना, वो बड़े बड़े रूप ले लेंगे, बड़ा रूप ले लेंगे, मतलब ये बड़ी बड़ी नाली बन जाएंगी। तो कौन सा स्टेप है वो, अवनालिका। और भैया जब और पानी बहेगा तो जो नाली थी वो किसका रूप ले लेंगी, नालों का, बड़े बड़े धारों का। तो इसमें तो मिट्टी की हानि सबसे ज़्यादा होगी। मिट्टी की हानि बोल रहा हूँ मैं, जो फसल उत्पादन के हेतु हानि सबसे ज़्यादा किससे हो रही, परतदार। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कौन से चरण में मिट्टी ज़्यादा एरोज हो रही है, मिट्टी का बहाव ज़्यादा हो रहा है,
तो वो कौन सा है, सरताथी। दोनों बात डिफरेंट हैं। उसमें पतली पतली सीट में बह रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक वही थी। इसमें मिट्टी, लेकिन इसमें मिट्टी बहने वाली बात करते हैं तो इसमें मिट्टी ज़्यादा बहती है। ठीक है, तो आप स्टेप से याद करिए। स्टेप, पहला स्टेप अपस्फुटन, फिर परतदार, क्षुद्रनालिका, अवनालिका, सरतातीर, आपको ऐसे में बोलना है। अब बात यूँ आ रही है, अच्छा जी चलो पहले इसकी बात करें, फिर लौट के जल द्वारा पर बाद में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ बात हमारे रह गई हैं। जल द्वारा होने वाला, वायु द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को बोलते हैं वायु क्षरण। इसके ऐसे जो चरण थे, इसके जो बेटे क्या है, जे थे जल द्वारा होने वाले हानि के चरण। ऐसे इसके वायु द्वारा होने वाले हानि के वायु क्षरण के प्रकार, अगर हम प्रकार देखें तो बेटा प्रकार होते हैं 5, 1 2 3 4 5। मैं नाम लिख दूं, आपको नाम पसंद आएंगे। इफ्लेशन, एक है इफ्लूशन, एक है डिट्रेशन, एक है एक्सट्रूशन और एक है एब्रेशन। हिंदी मीडियम वाले बेटा डरे नहीं, इनको मैं हिंदी में बोल सकता था, इनकी यही हिंदी नाम है इफ्लेशन। क्या दिक्कत है, इफ्लूशन ऐसे बोल सकता था, ये तो बहुत ईजी आपके लिए भी था। डिट्रेशन, एक्सट्रूशन, और क्या हो सकता है, और जो है एब्रेशन। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आपसे बोले बता एक्सट्रूशन कौन से क्षण का स्टेप है, चरण है, प्रकार है। वो देंगे जल द्वारा, आपको देंगे कृत्रिम द्वारा या वायु द्वारा। तो आपने बोला एक्सट्रूशन दिस इज टाइप ऑफ वायु क्षण, वायु द्वारा होने वाले का। ठीक है, तो नाम काम आ गए। और ये नाम किस आधार पे, ये आप और सुन लीजिएगा। ये नाम है वायु की गति के आधार पे, वायु की जितनी मूवमेंट है, वायु की जितनी गति है, उस आधार पे ये 5 नाम है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, इससे ज़्यादा प्रकार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायु क्षण की अवस्थाएं। वायु क्षण की 3 अवस्थाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। तो वायु द्वारा होने वाली हानि की बेटा 3 स्टेप हैं, 3 अवस्था हैं, 1 2 और ये बेटा 3। ठीक है, एक है निलंबन, एक है उत्परिवर्तन और बेटा एक है सतह विसर्पण। राइट बेटा, 3 है, निलंबन, उत्परिवर्तन, सतह विसर्पण। अंग्रेजी देख लें अगर आप चाहें तो, दिस इज सस्पेंशन। निलंबन को बेटा बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, उत्परिवर्तन को आप म्यूटेशन बोलते होंगे, ये वाला म्यूटेशन वाला उत्परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना। जो उत्परिवर्तन है मतलब है साल्टेशन, यानी आप वो वाला समझ लो। उत्परिवर्तन माने किसी भी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन, वो वाला उत्परिवर्तन नहीं है, दिस इज साल्टेशन। और सतह विसर्पण माने सरफेस क्रीपिंग, सरफेस क्रीपिंग, दिस इज 3 स्टेज ऑफ एयर इरोजन। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लीजिएगा बेटा। इसमें जो नाम लिखे ना, निलंबन, उत्परिवर्तन, सतह विसर्पण, कभी आप भूल जाएं स्टेप क्रम है, देखो इनमें क्रम याद करने होते हैं। क्वेश्चन कैसा कई बार आता है, क्रम से पूछ लेंगे, अवनालिका, फिर क्षुद्रनालिका, फिर परतदार। तो आप ध्यान रखें पहले कौन उसके बाद कौन, ऐसे यहाँ पहले कौन फिर कौन। और इसमें भी डिपेंड करता है कणों के आकार पे। ये किन पे थे, वायु की गति के आधार पे। ऐसी ये अवस्थाएं किस पे डिपेंड करती हैं, कणों के आकार पे। ध्यान से सुनिएगा, यदि कणों का आकार 0.05 mm से कम है, इससे छोटा है, तो होने वाले को बोलेंगे क्या, निलंबन अवस्था। और यदि भैया अगर मिट्टी के कणों का आकार 0.05 से लेकर 0.5 mm के मध्य है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, उत्परिवर्तन। और यदि कणों का आकार 0.5 से लेकर 1.5 mm के बीच का है, तो इसके बोलेंगे बेटा क्या, सतह विसर्पण। तो आप खुद देखो, ये 3 अवस्थाएं डिपेंड किस पे करती हैं, कणों के आकार पे। तो
ये देखो, ये बहुत छोटे कण, ये उससे बड़े, ये सबसे बड़े। तो स्वाभाविक इसमें हवा की स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी तभी तो बड़े कण उड़ पाएंगे। ये छोटी अवस्था में नॉर्मली भी हो जाता है, क्योंकि कण के आकार बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो अगर भूल जाए कभी इस बात को तो आप ट्रिक याद करना, नीऊस। क्या ट्रिक है बेटा? नीऊस, नी निलंबन, उ उत्परिवर्तन, स नीऊस सामान्य सतह विसर्पण। ठीक है, अगर आपने नाम याद कर लिए हो, याद करना क्या बेटा, याद तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपको बड़े जॉब की तैयारी करनी है, आपको सक्सेस हासिल करना है, तो जितना मैं बोलूँ उतना तो आपको करना ही है। फिर आपकी किस्मत, फिर आपका और एक्स्ट्रा एफर्ट, कम से कम मेरा जितना आपको कहना है, हम लोग जितना कोशिश करवा रहे हैं वो तो आपको 100% फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आप और ताम झाम करते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आपका बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसा ना करना कि जितना हम बोलते उसमें भी शॉर्ट कर दिया वो आप घर पे भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, दो काम मत करना है। ठीक है, तो ये देखो आपने अवस्थाएं देखी, 3 टाइप की अवस्थाएं हैं, निलंबन, उत्परिवर्तन, सतह विसर्पण। लेकिन ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये ध्यान रखना, वायु क्षण की अवस्थाएं हैं। एक्सट्रूशन, एब्रेशन किसके प्रकार हैं? वायु क्षण के प्रकार हैं, इसके नहीं है, इसके तो ये प्रकार है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कुछ बात समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ देखो, हम पढ़ रहे हैं मृदाक्षरण। मृदाक्षरण को क्या नाम से जानते हैं? तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे संबंधित पॉइंट हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं, आप देख लें एक बार। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कितना इरोजन होता है, आप देखें हमारा इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मैं कुछ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, शकल ना देखे कोई दिक्कत नहीं, मैटर दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसका बेटा मतलब होता है, मतलब इसका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बेटा ये लगभग होता है 328 समथिंग कुछ मिलियन हेक्टेयर। हमारे भारत का इतना मिलियन हेक्टेयर जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें से 162 मिलियन हेक्टेयर एरिया, इतना एरिया सॉइल एरोडेड है या यूं कहो मृदा क्षरण से प्रभावित है या प्रभावित इफेक्टेड। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, अपने 2 टाइप पढ़े, अपने पढ़ा वाटर पढ़ा और एयर पढ़ा, इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो वाटर से होता है, और उससे बाद क्या होता है बेटा, एयर से भी पढ़े हैं ना, जल द्वारा और वायु द्वारा। जल द्वारा इफेक्ट होता था वो होता है 148 मिलियन हेक्टेयर, जबकि इससे होता समथिंग 13.1 मिलियन हेक्टेयर। अगर मैं बात करूं जितना हमारा ज़मीन है टोटल, उसमें इतना भाग प्रभावित और इसका भी इतना भाग जल से, इतना भाग इससे। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी भैया हमारा कुल क्षण जितना हो रहा है लगभग 45 की समथिंग 45% समथिंग किससे हो रहा है? वाटर से, और लगभग 4.1% लगभग किससे हो रहा है? एयर से। टोटल हमारे भारत का अगर आप प्लस कर देंगे तो 49% एरिया में कितना, 162% में कितना, 49% जमीन का भाग हमारा मृदा क्षरण से प्रभावित है। ध्यान रखना, ये डाटा बहुत पूछ गए हैं, जल द्वारा कितना कितना एरिया कितना, परसेंटेज वाइज कितना, टोटल कितना और हमारा कुल इतना एरिया है। बात समझना भी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारा सोचिए 1 इंच माने 2.5 सेंटीमीटर, तो हम राउंड फिगर में यहाँ बात कर रहे हैं 2.5 से लगभग 3 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण बेटा होता है 400 से 1000 वर्ष में। अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं 800 वर्ष में, माने 800 वर्ष में मात्र 1 इंच माने 2.5 से 3 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। और सोचिए आप कितना नुकसान करते हैं सॉइल इरोजन मिट्टी का। हम एक वर्ष में प्रति वर्ष, ध्यान रखना, प्रति वर्ष लगभग हम लोग 5000 से ज़्यादा, वो भी क्या, मिलियन टन सॉइल जो है इरोज होती है, माने इरोज माने मृदा का क्षरण होता है प्रति वर्ष, वो भी कैसा बेटा, पर ईयर। इतना सोचिए एक वर्ष में 5000 मिलियन टन सॉइल जो है इरोज होती है प्रति वर्ष, और इसमें से लगभग 30%, अगर मैं 5 अगर 30% निकालूंगा तो लगभग 1600 मिलियन टन
ज़मीन तो ऐसे इरोज हो जाती है, मृदा का क्षरण इतनी बुरी तरह से होता है कि इतनी मृदा तो सी में, समुद्र में मिल जाती है, वो तो पूरी तरह से लॉस हो चुकी। रिमेनिंग जो है चलो मिट्टी के बह जाना, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना यूज कर सकते हैं। पर ये देखो हम एक साल में 5,000 मिलियन टन हमारे इंडिया से सॉइल इरोज होती है, उसका 30% भाग तो पूरी तरह से खराब हो जाता है, जो पूरी तरह समुद्र में मिल जाता है। सोचिए आप, इतना बड़ा लॉस है हमारे। ठीक है, अब सोचो सॉइल इरोजन कितना होता है, कितना हो रहा है, किसके द्वारा कितना कितना होता है। सॉइल इरोजन है क्या? अगर मैं बोलूँ सॉइल इरोजन से होने वाली हानियाँ, तो मुझे लगता है बेटा ये बड़ा भारी प्रश्न नहीं है, जगह मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ लिख दूँ सॉइल इरोजन से होने वाली हानियाँ क्या हैं। तो मेरे ख्याल से आप जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, ये तो आपको बतानी पड़ेगी ना। ऐसे क्या हानि होगी, आप ये होता अगर सॉइल इरोजन होता है तो फ़ायदा क्या है। हालांकि ये लेक्चर 1 है, मैंने इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। ये लेक्चर 1 है, इसमें हमने देखा है क्या सॉइल इरोजन होता क्या है, कितने प्रकार का है। इसके बाद हम जस्ट देखने वाले हैं पार्ट 2 में कि सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसकी मेथड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीईटी दृष्टि से एमपी पीईटी, सीजी पीईटी या जेट या यूपी कैटेट, बीसीईसी, जेसीईसी या कोई आपका रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम है जैसे कि एडीओ, एएफओ, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो पहले टाइप ऑफ देखा, अब देखेंगे इसके बाद देखने वाले हैं अपन कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन माने सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद कई ऐसे पॉइंट रह जाते हैं, फॉर्मूलाज, सम इंस्टीट्यूट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, अब चूँकि मेरे पास जगह नहीं है, अगर आप कहें तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ बता दूँ आपको। एक काम करो, चलो यहाँ इतना रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके बाद अपन लेक्चर लेने वाले हैं कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। उनमें अपन कई बात कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा सॉइल इरोजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस से सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होने वाली हानियाँ, ये मैंने इसलिए नहीं बताई डिटेल में आपको क्योंकि ये आप खुद तैयार कीजिए। आप बताएं फ़ायदा क्या है, जब फ़ायदा कुछ नहीं है, चाहे सॉइल की दृष्टि से देखें, चाहे सॉइल की प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, चाहे सॉइल की फर्टिलिटी की बात करें, उर्वरता की बात करें, चाहे हम उपज की बात करें, चाहे फसल की वृद्धि विकास की बात करें, चाहे हम अपना आर्थिक उद्देश्य की बात करें, हम आप बताएं चाहे जैविक सुधार की बात करें, चाहे हम अपनी खाद की बात करें, आप बताएं किस में नुकसान नहीं हो रहा है ऐसा होने से, चाहे लाभकारी सूक्ष्म जीव हो, चाहे मृदा का तापमान हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे मतलब कोई भी चीज़ हो, सभी तरह से नुकसान होता है सॉइल इरोजन होने से। इसका मतलब है सॉइल इरोजन होने से कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बताइए सॉइल इरोजन से कौन कौन सी हानियां हैं, यकीन मानो ऑप्शन चौथा मिलेगा सभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप देखिए इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉइल इरोजन, आप जस्ट उसे क्लिक करें। थैंक यू।